बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म थेरी को, जिस हवाले से काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि बहुत मुश्किल ये थेरी है। हालांकि ये बहुत आसान है और इसके अंदर साइकोलॉजी के आइडियाज़ को और फिर इसको किस तरह हम लिटरेचर को इंटरप्रेट करने के हवाले से मदद ले सकते हैं, ये चीज़ें बयान की गई हैं। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग थेरी है और इंटरेस्टिंग तरीका हमें बताती है किसी भी वर्क को स्टडी करने के हवाले से। तो शुरू करते हैं साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म थेरी को। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि 80% ऑफ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो कि बहुत गलत बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियोस देखें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मसूल हो सके। अगर आपको समझ आ रही है तो फिर आपको मज़ीद ऐसा मवाद मिलता रहे जिसकी आपको आगे भी समझ आती रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की जानिब। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थेरीज़ के हवाले से मैं दूंगी जो क्रिटिसिज्म में ऐड है, चाहे वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, फेमिनिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, फॉर्मलिज्म, जो भी थेरीज़ हमारे सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। इसके ज़रिए से उन्होंने ये बताया कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ अदवार में लिटरेचर को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके बताए गए और मुख्तलिफ़ ऑथर्स कह सकते हैं, फ़िलासफ़र्स कह सकते हैं। अब ये जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है ये एक साइकेट्रिस्ट फ्राइड की जानिब से थेरी है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि लिटरेचर को या किसी भी वर्क को, पेंटिंग है, आर्ट है, उसको इंटरप्रेट एनालाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरह डिफरेंट थेरीज़ में उसने डिफरेंट तरीके बताए। फेमिनिज्म में हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि औरतों की जानिब से लिखा गया जो लिटरेचर है और जो मेल फेमिनिस्ट की जानिब से भी लिखा गया लिटरेचर है, यानी कि फेमिनिस्ट हर वो बंदा होता है जो कि ये कहता है कि औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करता है। जो स्लोगन फेमिनिज्म की जानिब से उठाए जाते हैं उनके बारे में बात करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो फेमिनिस्ट कहलाएगा या कहलाएगी। तो उस हवाले से किस तरह उस लिटरेचर को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो उस हवाले से बात करता है। स्ट्रक्चरलिज्म में वो बात करता है कि किस तरह लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी लिटरेचर के हम इंटरप्रेट कर सकते हैं लिटरेचर को। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मज़ीद स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कुछ वो चीज़ों को ऐड कर देता है। मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से वो उस लिटरेचर को मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि ये जितनी भी थेरीज़ हैं उनमें हम ये देखते हैं कि किस तरह हम लिटरेचर को इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट हवालों से किस तरह उनको एनालाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में क्या वो बताते हैं कि किस तरह लिटरेचर को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये फ्राइड, नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, साइकेट्रिस्ट था, जो कि जिसने अपना नज़रिया पेश किया था साइको एनालिटिक्स, जिसके अंदर अब वो ये बात करता था कि जो हर इंसान है वो इड, ईगो, सुपर ईगो के हवाले से बात करता है, ह्यूमन अनकॉन्शियस के हवाले से बात करता है। वो कहते हैं कि जो भी हमारे जहन, हमारे ड्रीम्स, हमारे हालात में मौजूद होता है वो किसी न किसी शक्ल में बाहर ज़रूर आता है। और वो कहते हैं कि जो राइटर्स अपने वर्क्स लिखते हैं, ये जो ऑथर्स अपने वर्क्स लिखते हैं, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो प्रोज है, चाहे वो किसी भी फॉर्म है, चाहे वो पेंटिंग या कोई भी किसी भी किस्म का आर्ट है, तो वो अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने उस अनकॉन्शियस माइंड को उसके अंदर एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और बहुत सारे वर्क्स हमने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स पढ़े भी हैं, जिसके हवाले से अगर हम देखें बैप्सी सिद्वा को, तो वो कहती है कि आई एम ऑलमोस्ट एवरी करेक्टर इन माई वर्क्स, कि वो कहती है कि मैं हर करेक्टर हूँ अपने वर्क्स के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि वो कहती है कि मेरे वर्क्स मेरे ख्यालात और मेरी सोच की बिल्कुल अक्कासी करते हैं। कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टडी के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि स्टाइल इज़ द मैन, और हर जो राइटर की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है वो उसके वर्क्स में कहीं ना कहीं हमें झलकती हुई नज़र ज़रूर आती है। तो वो ये काम कहता है, फ्राइड ये कहता है कि काम हमारा ये है, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का काम ये है कि उस राइटर की जो पर्सनैलिटी है उसको उसके अंदर, उसके वर्क के अंदर से हमने ढूंढना है। यही एक एनालाइज करने वाले बंदे का काम है कि उसने किस तरह राइटर की पर्सनैलिटी को उसके वर्क्स के अंदर ढूंढना है, जो कि उसने बहुत ही सिम्बॉलिक, बहुत ही डिस्गाइज्ड वे में उसके अंदर अपने वर्क के अंदर बयान की हैं। वो कहते हैं कि अपने वो ऐसी डिज़ायर्स जो फुलफ़िल ना हो पाई, कभी वो उनको बयान करेगा, कभी अपनी लाइफ को डायरेक्टली बयान करेगा, कभी इनडायरेक्टली बयान करेगा, कभी अपने विशेस को बयान करेगा, कभी अपने ड्रीम्स को बयान करेगा। इस हवाले से उसका जो कंसेप्ट है इड, ईगो और सुपर ईगो का, उसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कहते हैं ईड वो होती है कि जो हमारी वो कॉन्शियस माइंड को वो ईड कहते हैं कि ये जब कोई डिज़ायर पैदा होती है, हमारे अंदर कोई सोच आती है, तो वो उसका फौरी हाल चाहता है और हमें कहता है कि हमें इसी वक्त इस ख्वाहिश को पूरा करना है। और ईड हमें फोर्स करती है कि चाहे वो दुनिया में कितनी भी बुरी है, हम माशरे में सर्वाइव कर रहे हैं, उस माशरा उस
डिज़ायर को एक्सेप्ट करता है नहीं करता। ईड हमें ये कहती है कि तुमने ये काम फ़ौरन करना है और करो, तुम्हें ये अपनी आयुष पूरी करनी है, जो डिज़ायर हर सूरत पूरी करनी है। जबकि ईगो हमें कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ईगो हमें थोड़ा काम डाउन करती है कि देखो अभी ना पूरा करो, बाद में पूरा कर लेना, देखो अभी माहौल नहीं है, अभी मौका दुरुस्त नहीं है। तो ये जो हमारे थॉट्स किसी भी डिज़ायर को रोकने के लिए हमें ये कहते हैं कि ये मुनासिब मौका नहीं है इस काम के लिए, ये हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बिटवीन एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ईगो। तो कहता है कि ये इसका काम है। और सुपर ईगो से हमें पहले नज़र आ रहा है कि इन तमाम अपनी ईड की डिज़ायर्स पे काबू पा के ईगो की बात को मानते हुए सुपर ईगो यानी कि अपने एक वो जिसे कहते हैं ना कि ऊपर की सतह इख्तियार कर लेना और एक मावरा हो कि दुनिया से एक अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री मोरालिटी इख्तियार कर लेना, उस हवाले से वो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को वो बताता है। वो कहता है कि ये जो इंसान की ईगो और सुपर ईगो है यानी कि इंसान की जो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है वो किसी न किसी तरह राइटर के वर्क के अंदर चलती हुई फिरती हुई हमें नज़र आती है। तो कहते हैं कि उसके हवाले से हमें राइटर की बायोग्राफी को देखना होगा, उसके टेक्स्ट जो उसने वर्ड्स जो उसने वोकैबुलरी जो उसने सेंटेंसेस जो उसने अल्फाज का चुनाव किया है उसको देखना कहता है बहुत ज़रूरी है कि उन अल्फाज के चुनाव के ज़रिए से उसकी लाइफ का और उसकी डिज़ायर्स का पता चलता है। और इसके अलावा तीसरा वो कहता है रीडर पे भी मुनसर है कि रीडर कैसा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक वर्क को देखते हैं जो कि अगर हम किसी भी वर्क को इस तरीके से देखेंगे, इन पहलुओं पे उसको जांचेंगे मापेंगे तो ये किस ज़ुमरे में आएगा, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के ज़ुमरे में आएगा। फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर हम एक साइको एनालिटिक क्रिटिक क्वेश्चन पूछेगा, हैमलेट को जाँचने की कोशिश करेगा जो कि बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा प्ले है शेक्सपियर की जानिब से, तो कहते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ हैमलेट प्रॉब्लम, और फिर इन क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेगा। इन क्वेश्चन को ढूंढते हुए वो राइटर यानी कि शेक्सपियर की पर्सनालिटी पे पहुंच जाएगा कि उसने क्या चीज़ें और क्या बातें बयान करने की कोशिश किया। वो कहते हैं कि जो राइटर वर्क में कहना चाहता था और जो वो नहीं भी कहना चाहता था, दोनों चीज़ें एक साइको एनालिटिक क्रिटिक का काम है कि वो उसको फाइंड आउट करे। इसके अलावा वो एक और चीज़ इस हवाले से बात करते हैं, अपने इन तमाम चीज़ों को पैराग्राफ्स की शक्ल दे के और अच्छे तरीके से इसको लिखना है ताकि एक अच्छा क्वेश्चन बने। एक और चीज़ जो इसके अंदर बयान करते हैं वो सेक्सुअलिटी है। अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है या थोड़ा बहुत भी किसी को इस हवाले से कॉन्सेप्ट है तो फ्राइड भी ये कहता है कि भूख से भी ज़्यादा जो डिज़ायर हमें ज़रूरी है और जो इंसानी शख्सियत चाहे वो मर्द है या औरत वो डिमांड करती है वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। और अगर उसकी वो डिज़ायर पूरी हो रही है तो इसका मतलब है वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब वो डिज़ायर उसकी पूरी नहीं होती और वो उसके दिलो दिमाग पे हावी हो जाती है तो फिर वो कुछ नहीं देखता और वो फिर उसको अपनी इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हमतन कोशा रहता है। तो वो कहते हैं कि ये जो डिज़ायर है, सेक्सुअलिटी की डिज़ायर है, इसको कितना राइटर्स ने समझा और कितना अपने वर्क में प्रोजेक्ट किया और उन्होंने फिर अपने इस डिज़ायर को किस तरह पूरा किया वर्क्स को लिखते हुए। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से सेक्सुअल डिज़ायर्स को वो पूरा करने के हवाले से बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि वर्क अपने किसी वर्क को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी वर्क को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखना है कि उस राइटर ने अपनी उस डिज़ायर यानी कि जिसको वो फर्स्ट पे रखता है, जिस ह्यूमन डिज़ायर को वो सेक्सुअलिटी है, तो कहते हैं उसको पूरा करने के लिए इस राइटर ने इस वर्क में क्या किया, उसने कौन सा लिटरेचर पेश किया। जैसे हम पढ़ते हैं हमने टेस्ट ऑफ डी ऑब्री वेल्स, बाकी जो वर्क्स इस हवाले से हम देखते हैं जोसेफ एंड्रयूज़ नावल। तो इस हवाले से अगर हम इन वर्क्स को इंटरप्रेट करें, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, तो उससे फिर हमें राइटर की शख्सियत के बारे में पता चल सकता है कि किस तरह उसने अपनी उस फ्राइड के मुताबिक जो फर्स्ट डिज़ायर है ह्यूमन बींग्स की उसको पूरा करने की कोशिश की है। या बाकी इन्होंने तो चलो सीधे अल्फाज में बात बयान कर दी, बाकी जो डिस्गाइज तरीके से जो सिम्बोलिक तरीके से अपने राइटर्स अपनी डिज़ायर्स को जो भी लाइफ की डिज़ायर्स हैं, ज़रूरी नहीं है वो फ्राइड ने कह दिया सेक्सुअलिटी हो तो हर वर्क के अंदर हम उसी को ढूंढेंगे, उनकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी, जो फुलफिल्ड चीज़ें थी, वो तमाम जो अपने वर्क के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, उस हवाले से साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म ये तमाम चीज़ें अपने अंदर कवर करने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आपको इस थ्योरी की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस थ्योरी की समझ आई है तो आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।